इतिहास में हुए कुछ अजीब और हैरान कर देने वाले इवेंट्स जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। नंबर 1, जुलाई 1916 में न्यू जर्सी के कोस्ट पर एक ऐसी घटना हुई जिसने अमेरिका में शार्क्स के बारे में लोगों की सोच हमेशा के लिए बदल दी। सिर्फ 12 दिन के अंदर 5 लोगों पर शार्क्स अटैक हुए, जिसमें से 4 की मौत हो गई। उस टाइम लोग मानते ही नहीं थे कि शार्क्स इंसान पर अटैक करती हैं। साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का कहना था कि शार्क्स मैन ईटर नहीं होती, लेकिन जुलाई 1916 ने ये बिलीव तोड़ दिया। पहला अटैक 1 जुलाई 1916 को न्यू जर्सी के हेवन बीच पर हुआ, जहां 25 साल के चार्ल्स वैन सैंड पर शैलो वाटर में अटैक हुआ। वो काफी इंजरीज के साथ बीच पर लाया गया, लेकिन उसकी डेथ हो गई। लोग शॉक्ड थे, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि शायद ये शार्क अटैक नहीं था। इसके बाद 6 जुलाई को स्प्रिंग लेक न्यू जर्सी में दूसरा अटैक हुआ, जिसमें 27 साल के चार्ल्स ब्रूडर पर शार्क्स ने हमला किया। इस बार इंजरीज इतनी हॉरिफिक थी कि कोई डाउट नहीं रहा, ये डेफिनेटली शार्क अटैक था। फिर आया सबसे खौफनाक हिस्सा। 12 जुलाई को अटैक समुंदर में नहीं, बल्कि मैटावॉन न्यू जर्सी के एक छोटे से क्रीक में हुआ, जो ओशन से काफी अंदर तक जाता है। असल में क्रीक एक छोटी सी नदी या पतला पानी का रास्ता होता है, जहाँ पानी कम गहरा, धीरे फ्लो करने वाला और अक्सर मडी या नैरो होता है। इस घटना में 11 साल के लेस्टर स्टिलवेल को पानी में खेलते वक्त नीचे खींच लिया गया। जब एक लोकल आदमी स्टैनली फिशर उसकी बॉडी ढूंढने पानी में उतरा तो उस पर भी अटैक हुआ। दोनों की डेथ हो गई। उस दिन एक और लड़का जोसेफ डन पर भी अटैक हुआ, लेकिन वो बच गया। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये अटैक्स एक नैरो मडी क्रीक में हुए, जहाँ लोगों को लगता था कि शार्क्स आ ही नहीं सकती। बाद में एक फिशरमैन ने एक लार्ज ग्रेट व्हाइट शार्क पकड़ी, जिसके पेट में ह्यूमन रिमेन्स मिले होने का क्लेम किया गया। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये अटैक्स एक ग्रेट व्हाइट ने किया था। कुछ थ्योरीज बुल शार्क की भी हैं, क्योंकि बुल शार्क्स फ्रेश वाटर में सरवाइव कर सकती हैं, लेकिन 1916 में फॉरेंसिक साइंस लिमिटेड थी, इसीलिए ये 100% कभी प्रूफ नहीं हो सका। इस इंसिडेंट के बाद अमेरिकन बीचेस पर फियर क्रिएट हो गया। शार्क्स हंटिंग कंपटीशन शुरू हुए और मीडिया ने शार्क्स को मैन ईटर की इमेज दे दी। ये अटैक्स बाद में फेमस नॉवेल जॉज बाय पीटर बेंचली के लिए इंस्पिरेशन बने, जिस पर 1975 में मूवी बनी और शार्क्स का डर और भी पॉपुलर कल्चर में स्ट्रॉन्ग हो गया। नंबर 2, 1755 की सुबह ऑल सेंट्स डे के दिन, जो एक क्रिश्चियन रिलीजियस फेस्टिवल होता है और हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। उस दिन लिस्बन में लोग चर्च सर्विसेज में बिजी थे। चर्चेस कैंडल्स से रोशन थे और हजारों लोग प्रेयर कर रहे थे। तभी करीब 9:40 पर एक जबरदस्त अर्थक्वेक ने शहर को हिला दिया। पहला झटका इतना पावरफुल था कि बिल्डिंग सेकेंड्स में गिरने लगी। लोग बाहर खुली जगह की तरफ भागे, लेकिन झटके रुकने के बजाय और आते रहे। टोटल 3 मेजर शॉक्स आए, जो लगभग 6 से 7 मिनट तक चले। आज के एस्टिमेट्स के मुताबिक मैग्नीट्यूड 8.5 से 9 के बीच हो सकते हैं, यानी यूरोप के हिस्ट्री के सबसे पावरफुल अर्थक्वेक्स में से एक। जो लोग गिरती हुई इमारत से बचकर वाटर फ्रंट की तरफ भागे, उन्हें लगा वहां सेफ रहेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद अटलांटिक ओशन का पानी अचानक पीछे हट गया, जो सुनामी का क्लासिक साइन होता है। कुछ ही मिनट्स में 5 से 15 मीटर ऊंची सुनामी वेव्स लिस्बन के हार्बर पर टूट पड़ी। शिप्स को शहर के अंदर तक फेंक दिया गया और वाटर फ्रंट एरिया कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन अर्थक्वेक और सुनामी के बाद भी डिजास्टर खत्म नहीं हुआ। गिरती हुई कैंडल्स और किचन से लगी छोटी छोटी आग जल्दी ही अनकंट्रोलेबल फायर्स में बदल गई। 3 दिन तक सिटी वाइड फायर जलती रही। वुडन बिल्डिंग्स, नैरो स्ट्रीट्स और स्टोर्ड गुड्स ने फ्लेम को और फ्यूल दिया। आखिर में लिस्बन का लगभग 85% हिस्सा तबाह हो गया। डेथ्स का एग्जैक्ट नंबर कभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन एस्टिमेट्स 30,000 से 50,000 के बीच बताए जाते हैं। इस ट्रेजेडी का इम्पैक्ट
सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन तक लिमिटेड नहीं था। ये इवेंट यूरोप के लिए एक फिलोसफिकल शॉक बन गया। लोग सवाल करने लगे कि अगर गॉड हैं तो इतने रिलीजियस फेस्टिवल के दिन इतनी तबाही क्यों। फेमस फिलोसोफर वॉल्टेयर ने इस डिजास्टर पर लिखा और ट्रेडिशनल रिलीजियस एक्सप्लेनेशन को चैलेंज किया। इस इवेंट ने थियोलॉजी और फिलॉसफी में प्रॉब्लम ऑफ एविल डिबेट को और इंटेंस कर दिया। पॉलिटिकल लेवल पर भी चेंज आए। पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर मार्कुस ऑफ पोम्बल ने इमीडिएट रिलीफ और रीबिल्डिंग का काम शुरू किया। उन्होंने मॉडर्न अर्बन प्लानिंग और अर्थक्वेक कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स इंट्रोड्यूस किए। लिस्बन को नए डिजाइन के साथ दोबारा बनाया गया, वाइड स्ट्रीट्स और रेनफोर्स्ड बिल्डिंग्स के साथ। इस डिजास्टर को हिस्ट्री में 1755 लिस्बन अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। एक ही दिन में अर्थक्वेक, सुनामी और फायर ने मिलकर एक यूरोपियन कैपिटल को लगभग मिटा दिया, लेकिन साथ ही इसने साइंस, आर्किटेक्चर और फिलॉसफी की डायरेक्शन भी हमेशा के लिए बदल दी। नंबर 3, 1184 में जर्मनी के शहर एरफर्ट में एक रॉयल मीटिंग बुलाई गई। उस वक्त हॉली रोमन एम्पायर का रूल था और पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी। यंग रोमन एम्पायर किंग हेनरी द सिक्स्थ, जो उस वक्त तक फुल्ली एम्पायर नहीं बने थे, वहां एक विवाद पर चर्चा के लिए गए। इस मीटिंग में कई पावरफुल नोबल्स, नाइट्स और चर्च लीडर्स एक जगह जमा हुए। मीटिंग एक चर्च कॉम्प्लेक्स के हॉल में हो रही थी। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वुडन था और नीचे स्टोरेज और वेस्ट डिस्पोजल एरिया था। प्रॉब्लम ये हुई कि हॉल में इतने ज्यादा लोग जमा हो गए कि वुडन फ्लोर उतना वेट कैरी ही नहीं कर सका और अचानक बीच मीटिंग के दौरान फ्लोर टूट गया। नीचे कोई नॉर्मल बेसमेंट नहीं था। नीचे एक बड़ा सीवेज पिट यानी ह्यूमन वेस्ट का गड्ढा था। डजन्स नोबल्स सीधे नीचे गिर गए। हैवी आर्मर पहने हुए लोग खुद को संभाल नहीं पाए। कुछ लोग गिरते ही इम्पैक्ट से मर गए और कई लोग सीवेज में डूब कर मर गए। एस्टिमेट्स अलग अलग मिलते हैं, लेकिन रफली 60 के आसपास हाई रैंकिंग लोगों की डेथ हो गई। किंग हेनरी द सिक्स्थ खुद बच गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बिल्डिंग के स्टोन सेक्शन पर खड़े थे या किसी तरह सपोर्ट पकड़कर लटक गए थे। अगर वो भी मर जाते तो आज यूरोपियन हिस्ट्री का कोर्स शायद अलग होता। इस इवेंट को हिस्ट्री में एरफर्टर लैट्रिनेंस चर्च के नाम से जाना जाता है। मिडिवल यूरोप के लिए ये एक ट्रेजिक और एम्बैरेसिंग एक्सीडेंट था, जहां पॉलिटिकल मीटिंग लिटरली गटर में खत्म हो गई। नंबर 4, 1 सितंबर 1859 को ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन अपने ऑब्जर्वेटरी में सन को ऑब्जर्व कर रहे थे। तभी उन्होंने एक अनयूजुअल और एक्सट्रीमली ब्राइट फ्लैश देखा, जो बाद में हिस्ट्री का सबसे पावरफुल रिकॉर्डेड सोलर फ्लेयर माना गया। ये फ्लेयर सिर्फ एक ब्राइट फ्लैश नहीं था, बल्कि ये सन से निकला हुआ मैसिव एनर्जी एक्सप्लोजन था, जिसके बाद एक पावरफुल कोरोनल मास इजेक्शन अर्थ की तरफ आई। कुछ घंटों बाद अर्थ पर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म हुआ और टेलीग्राफ सिस्टम स्पार्क करने लगा। तब साइंटिस्ट ने कनेक्शन समझा कि सोलर फ्लेयर ही इसका कॉज है। टेलीग्राफ मशीन से स्पार्क निकलने लगे। कुछ ऑपरेटर्स को इलेक्ट्रिक शॉक लगे। कई जगह टेलीग्राफ सिस्टम बिना पावर सप्लाई के भी काम कर रहा था, जियोमैग्नेटिक करंट्स की वजह से। कुछ टेलीग्राफ पेपर्स में आग तक लग गई। सबसे ड्रामेटिक चीज ऑरोरस थी, यानी नॉर्दर्न लाइट्स। नॉर्मली जो ऑरोरस सिर्फ अर्थ के पोल्स के पास दिखते हैं, वो क्यूबा, हवाई और कैरिबियन रीजन्स तक नजर आए। रात का आसमान इतना ब्राइट हो गया था कि लोग कह रहे थे कि वो रात में न्यूज पेपर तक पढ़ सकते हैं। रिचर्ड कैरिंगटन ने इस सोलर फ्लेयर को सबसे पहले देखा और उसका टाइम नोट करके साइंटिफिक रिपोर्ट पब्लिश की। इसीलिए हिस्ट्री में इस इवेंट को उन्हीं के नाम पर कैरिंगटन इवेंट कहा जाने लगा। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर कैरिंगटन जैसा सोलर सुपरस्टॉर्म आज आए तो लार्ज स्केल पावर ग्रिड फेलियर हो सकता है, ट्रांसफॉर्मर्स बर्न हो सकते हैं, सैटेलाइट्स परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं, इंटरनेट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी कोलैप्स हो सकता है, जिसकी रिकवरी में महीने या सालों लग सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सोलर स्टॉर्म्स नेचुरल साइकिल का पार्ट हैं और ऐसा दोबारा भी हो सकता है। 2012 में एक पावरफुल कोरोनल मास इजेक्शन अर्थ के ऑर्बिट को पास से मिस कर गया था। अगर वो डायरेक्ट हिट करता तो शायद मेजर डैमेज होता। नंबर 5,
अक्टूबर 1948 में पेंसिल्वेनिया का डोनोरा एक छोटा सा इंडस्ट्रियल टाउन था जहां स्टील मिल और जिंक प्लांट्स लगातार धुआं और केमिकल गैसेस हवा में रिलीज कर रहे थे। इसी बीच 26 अक्टूबर को वेदर में एक डेंजरस कंडीशन बनी जिसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। नॉर्मली गर्म हवा ऊपर उठकर पॉल्यूशन को फैला देती है, लेकिन उस दिन गर्म हवा ऊपर एक लिड की तरह जम गई और नीचे की ठंडी हवा में सारा पॉल्यूशन ट्रैप हो गया। जो धुआं रोज थोड़ा थोड़ा हवा में मिलकर खत्म हो जाता था, वो इस बार शहर के ऊपर ही जमता चला गया। अगले कुछ घंटों में पूरा डोनोरा एक थिक एलोइस ग्रे स्मॉग से ढक गया। लोग 2-3 फीट से आगे नहीं देख पा रहे थे। दिन में भी स्ट्रीट लाइट्स जलानी पड़ रही थी। घर के अंदर तक धुआं घुस रहा था। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। खांसी, चेस्ट पेन और आंखों में जलन शुरू हो गई। स्मॉग में सल्फर डाइऑक्साइड, मेटल डस्ट और फ्लोराइड कंपाउंड्स जैसे टॉक्सिक एलिमेंट्स मिले हुए थे। ये नॉर्मल फॉग नहीं था, ये एक जहरीला केमिकल क्लाउड था। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि हॉस्पिटल्स भर गए। एम्बुलेंस को हेडलाइट ऑन रखकर धीरे धीरे चलना पड़ता था क्योंकि विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो थी। कई बूढ़े और पहले से हार्ट या लंग प्रॉब्लम वाले लोग कोलैप्स करने लगे। सिर्फ 5 दिन के अंदर 20 लोगों की मौत हो गई और लगभग 6000 लोग, जो टाउन की आधी पॉपुलेशन थी, बीमार पड़ गए। लोग लिटरली घर में फंस गए थे, जैसे शहर एक इनविजिबल गैस चैम्बर बन गया हो। 31 अक्टूबर को जब फाइनली बारिश हुई, तब जाकर स्मॉग धीरे धीरे हटना शुरू हुआ। तब लोगों को समझ आया कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन सिर्फ न्यूसेंस नहीं बल्कि जानलेवा हो सकता है। ये इंसिडेंट हिस्ट्री में डोनोरा स्मॉग ऑफ 1948 के नाम से जाना गया। इस ट्रेजेडी ने पूरे अमेरिका को हिला दिया। गवर्नमेंट ने एयर पॉल्यूशन पर साइंटिफिक रिसर्च स्टार्ट की और पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ा कि आगे चलकर नेशनल लेवल पर क्लीन एयर लॉज बनाए गए, जिसमें 1963 का क्लीन एयर एक्ट एक मेजर माइलस्टोन बना। नंबर 6, 1800s के बीच कॉकसस रीजन के अबखाजिया के एक रूरल एरिया में लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने एक वाइल्ड वुमेन को जंगल में पकड़ा है। उसे बाद में जाना नाम दिया गया। ये स्टोरी लोकल फॉल्कलोर और हिस्टोरिकल अकाउंट्स का मिक्स है, इसीलिए एग्जैक्ट डिटेल्स हर सोर्स में थोड़ी अलग मिलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब जाना को पकड़ा गया, वो डेंस फॉरेस्ट में रहती थी। लोगों का कहना था कि वो अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग थी और उसका बिहेवियर एनिमल लाइक था। कहते हैं कि वो रॉ फूड खाती थी और ह्यूमन लैंग्वेज नहीं बोल पाती थी। शुरू में उसका रिएक्शन अग्रेसिव था। अपीयरेंस के बारे में क्लेम्स थे कि उसकी बॉडी पर काफी हेयर थे और स्किन डार्क थी। इसी वजह से लोकल विलेजर्स ने उसे फुल्ली ह्यूमन नहीं माना और कई मिथ्स बन गए। कुछ ने तो उसे मिथिकल क्रिएचर तक कह दिया। जाना को उस एरिया के एक अमीर और इन्फ्लुएंशियल जमींदार के घर रखा गया, जहां धीरे धीरे वो एनवायरमेंट्स की आदत में आ गई। अकाउंट्स में लिखा मिलता है कि टाइम के साथ उसने कुछ बेसिक सोशल एडेप्शन सीख ली, लेकिन वो कभी फ्लुएंटली लैंग्वेज नहीं बोल पाई। सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जाना के बच्चे हुए। उनके बारे में कहा जाता है कि वो फिजिकली नॉर्मल थे और सोसाइटी में एडजस्ट हो गए। उनके वंशज 20th सेंचुरी तक रीजन में रहे। इसी वजह से अनुमान और बढ़ गया कि अगर वो नॉन ह्यूमन होती तो उसके चिल्ड्रंस नॉर्मल कैसे होते। 20th सेंचुरी में कुछ रिसर्चर्स ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। सोवियत एरा और बाद के जेनेटिक स्टडीज ने सजेस्ट किया कि जाना शायद एक आइसोलेटेड अफ्रीकन ओरिजिन वुमेन हो सकती है जो किसी तरह कॉकसस रीजन में पहुंच गई। कुछ डीएनए टेस्ट जो उसके वंशजों पर किए गए, उन्होंने अफ्रीकन एंसेस्ट्री इंडिकेट की। इस थ्योरी के हिसाब से जाना कोई मिथिकल क्रिएचर नहीं बल्कि एक ह्यूमन थी जिसे अनफैमिलियर अपीयरेंस और बिहेवियर की वजह से विलेजर्स ने वाइल्ड समझा। लेकिन डिबेट्स आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। नंबर 7, 28 नवंबर 1942 की रात थैंक्स गिविंग वीकेंड पर बॉस्टन के एक पॉपुलर नाइट क्लब कोकोनट ग्रूव में यूजुअल से ज्यादा भीड़ थी। जगह की लीगल कैपेसिटी लगभग 460 लोगों की थी, लेकिन उस रात 1000 के आसपास गेस्ट अंदर मौजूद थे। सोल्जर्स, कपल्स, फैमिलीज सब म्यूजिक और सेलिब्रेशन के लिए आए थे। तभी रात करीब 10:15 पर बेसमेंट एरिया में एक छोटी सी आग शुरू हुई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक
मुताबिक एक बस बॉय ने मैच बॉक्स जलाकर डेकोरेटिव आर्टिफिशियल पाम ट्री के पास लाइट करने की कोशिश की और वहां लगी हाईली फ्लेमेबल डेकोरेशन तुरंत भड़क उठी। उस वक्त बिल्डिंग में बहुत सारी चीप केमिकल कोटेड डेकोरेशन लगी हुई थी जो जलते ही जहरीला स्मोक छोड़ती थी। छोटी सी फ्लेम कुछ ही मिनट्स में सीलिंग तक पहुंच गई। आग लगातार ऑक्सीजन खींचती हुई ऊपर के फ्लोर्स तक फैल गई। प्रॉब्लम सिर्फ आग नहीं थी बल्कि टॉक्सिक स्मोक और कार्बन मोनोऑक्साइड था जो सेकेंड्स में लोगों को बेहोश कर रहा था। सबसे बड़ा डिजास्टर एग्जिट सिस्टम बना। कई इमरजेंसी एग्जिट्स या तो लॉक्ड थे या तो अंदर की तरफ खुलते थे। मेन एंट्रेंस पर एक रिवॉल्विंग डोर था। जब लोग पैनिक में एक साथ उस पर प्रेशर डालने लगे तो डोर जैम हो गया। लोग अंदर ही फंस गए। कुछ सेकेंड्स में हॉलवे और सीढ़ियां स्मोक से भर गई। कई लोग खड़े खड़े सफोकेट हो गए। फायर डिपार्टमेंट तुरंत पहुंची लेकिन आग इतनी तेजी से लगी कि 5 से 10 मिनट में ही मेजॉरिटी डैमेज हो चुका था। जब तक फ्लेम्स कंट्रोल हुई तब तक 490 लोगों की मौत हो चुकी थी। कुछ काउंट्स में 492 तक मेंशन मिलता है। ये उस वक्त अमेरिका की सबसे डेडलीस्ट नाइट क्लब फायर थी और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान होने की वजह से नेशनल शॉक और भी बड़ा था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि फायर कोड्स प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हुए थे। एग्जिट डोर अनसेफ डिजाइन के थे। इस ट्रेजेडी के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में फायर सेफ्टी लॉज परमानेंटली चेंज कर दिए गए। मेडिकल फील्ड पर भी इसका इम्पैक्ट हुआ। बर्न ट्रीटमेंट टेक्निक्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम इम्प्रूव किए गए। दोस्तों, कौन सा इवेंट आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।